हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। सो आज का हम लोग का इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट 4 का वन शॉट होने वाला है। ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स। दूसरे पार्ट में हो जाएगा लेजर। इस यूनिट से आपको एक नहीं दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 7-7 मार्क्स के। और इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको फाइबर ऑप्टिक्स के एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 7 मार्क्स आपको देके जाएगा। आप इस यूनिट को पढ़ लें, ईजी है तो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग का जो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स। मतलब हम लोग लाइट के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, मतलब लाइट के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिक्स की है। थ्रू द स्ट्रैंड्स मतलब कि वायर्स ऑफ फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं। अब आपका बेसिक एग्जांपल बताऊं तो आपके घर में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा है जियो का या किसी का भी वाईफाई, तो उसकी जो केबल होती है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है। तो आप कहीं देख रहे हैं, जैसे आपने उसमें केबल देखा होगा तो एक छोटा सा तार होता है उसमें ग्लास का, बहुत ही थिन हेयर लाइक होता है। तो ये आपका हो गया आपका इसका कोर। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये कोर होता है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट हो जाए तार होता है, और जो क्लैडिंग होती है उसके ऊपर की कवरिंग होती है। अब लोग बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आता है एक्यूटीम कई बार, ये देखिए 2015 और 16 में आया है, 2021 में भी आया है, तो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। तो आपको क्या है, डायग्राम बनाना है और उसके कंपोनेंट बताने हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग टोटल हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इससे आपको और इजीली होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन राइट करना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कोर, क्लैडिंग, बफर कोटिंग, जिसको हम लोग शीट भी बोलते हैं। कोर आपका सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, आप इसको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे। कोर हो गया, ये आपका जो वायर होता है वो है। क्लैडिंग उसको ऊपर से उसका एक कवरिंग होती है। ठीक है। देन बफर कोटिंग उस पूरे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आपने तार थोड़ा सा फोल्ड करा, ऐसा ना हो अंदर का तार टूट जाए। तो आपका ये 3 उसके बस पार्ट होते हैं, आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बस। कोर क्या होता है? इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर सराउंडेड बाय सेकंड लेयर। तो मतलब कोर क्या होता है? जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होती है इसकी फाइबर की। और ये किससे सराउंड होती है? क्लैडिंग जो होती है, एक आउटर मोस्ट उसकी लेयर होती है। देन सबसे आउटर मोस्ट में उसके बफर कोटिंग होती है, जिसको शीट भी बोलते हैं। तो क्लैडिंग द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम कोर। तो क्लैडिंग होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। भाई कोर है जो वायर है, मेन उसका काम अलग है, क्लैडिंग का अलग है और बफर कोटिंग का अलग है। तो इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम कोर। बफर कोटिंग शीट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है पहली बात तो ये, विच प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम क्रैशिंग, कंटामिनेंट्स एंड मॉइस्चर। मान लीजिए आपके घर मॉइस्चर है तो ऐसा ना हो कि अंदर वो इफेक्ट करे इन्फॉर्मेशन को, या मानिए सिग्नल को। ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 पार्ट्स। आप ऐसे डायग्राम बना के आएंगे तो आपको अच्छे से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे। देन हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, तो आपको इसको पता भी होगा। तो सबसे पहले ये वर्क करता है आपका टीआईआर पे, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ये आपका प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 मार्क्स में तो किस पे डिपेंड करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले व्हाट आर द कंडीशन इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? पहली कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल म्यू वन। मतलब कि जो आपका जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए आपका जो क्लैडिंग का है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। मतलब कि जो म्यू वन है, म्यू वन डिनोट कर रहे हैं हम लोग कोर के इंडेक्स को, और क्लैडिंग के म्यू टू, तो म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि टीआईआर के लिए आपको डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना पड़ता है। डेंसर होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो इसका क्या है, कोर का ज़्यादा होना चाहिए और आपका क्लैडिंग का कम होना चाहिए। देन क्या है, एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, मतलब जहाँ पे कोर क्लैडिंग मिक्स हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे आपकी लाइट, मतलब आप जिस एंगल पे लाइट आप पास कर रहे हैं, वो एंगल आपका जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल आप कहेंगे क्या होता है? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए आपका रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब कि आपने एक मान लीजिए एंगल पे इंसिडेंट कराई, आपने देखा उसको 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो उस 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होने पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो हमेशा उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया। देन आप उसको ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू ऑफ क्लैडिंग अपॉन म्यू ऑफ कोर। ये आपका स्नेल्स लॉ लगा दिया आपने। देन व्हाट यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या होता है टीआईआर इन डेप्थ में। तो पहली बात तो व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आपका कम होगा तो क्या होगा, ये आपका डेंसर से रेयर जा रही है तो आपकी बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंस एंगल है, तो आपको ऐसे क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगा, तो आपको रेयर डेंसर से रेयर जाने पे थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। पहला केस तो ये हो गया जो आपका थीटा है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कम हुआ अगर आपका क्रिटिकल एंगल से। दूसरा केस क्या है, अगर आपने क्रिटिकल एंगल में ही पास कर दी तो आपका क्या है, देखिए आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया, देखिए नॉर्मल से, और यहाँ पे आपका जो भी एंगल थीटा है वो आपका थीटा इक्वल टू थीटा सी, मतलब कि क्रिटिकल एंगल हो गया। ये आपको पता चल गया। मतलब कि अगर कम पे करा तो आपका यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, वो आपका एंगल मतलब थीटा इज लेस देन थीटा थीटा सी पे करा तो आपका ये ऊपर पे आएगा। देन अगर आपको क्रिटिकल एंगल में कर दिया,
क्रिटिकल एंगल में करने के बाद आपका यहाँ पे एकदम आ जाएगा आपके 90 डिग्री पे। देन इसके बाद अगर आपने ज़्यादा कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले आपका यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया, तो इसका मतलब आप ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा इंटरनली, तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आप देखेंगे व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी, द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो जिस मीडियम से जा रही थी देखिए उसी मीडियम वापस आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा सी में आपका ये इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई, रे बाहर गई नहीं। तो आपको इसी फिनोमेनन को बोलते हैं आप लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग पढ़ते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑप्टिकल फाइबर एंड डिस्कस इट क्लासिफिकेशन। ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ये आपको कितनी बार आया है, ये भी लेटेस्ट में भी क्वेश्चन आया है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाएं। उसके जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ईजी है, तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो आप एक चीज़ तो समझ लीजिए, एकेटीयू का एग्जाम दे रहे हैं तो थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए तैयार हो जाएं। और ये यूनिट ईजी है, आपका स्कोरिंग है, ये यूनिट और यूनिट 5 दोनों यूनिट ईजी हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर की आप जो डेफिनेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर इज अ वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल मीडियम हैविंग अ सिलिंड्रिकल शेप। इसकी शेप कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, आपने देखा ही होगा। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी, मतलब कि लाइट एनर्जी, मतलब कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये किसकी बनी होती है, ग्लास और प्लास्टिक की। अब इनके जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन टाइप्स है कि भाई किसके हिसाब से आप क्लासीफाई करना चाहते हो। अगर मटेरियल के हिसाब से करने चाहते हो तो आपके दो टाइप्स हैं, और इसी तरीके नंबर ऑफ मोड्स होते हैं। अब नंबर ऑफ मोड्स मोड्स मतलब होता है कि भाई कितने सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब आपने एक रे पास करी है कि कई सारी रेस पास करी है, तो वो मोड्स होते हैं और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बेस में क्लासीफाई होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन चार्ट पढ़ते हैं, ये चार्ट आप बना के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चार्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। पहले बात तो किसके बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और बेस्ड ऑन प्रोपगेशन मोड्स। तो बेस्ड ऑन मटेरियल, मटेरियल अगर आपने ग्लास का यूज करा तो ग्लास टाइप के हो गए, प्लास्टिक का यूज करा प्लास्टिक का हो गया। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से जाने से पहले हम लोग बेस्ड ऑन प्रोपगेशन मोड पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको मोड मतलब कि क्या है, एक रे आप पास कर रहे हैं कि आप कई सारी रेस पास कर रहे हैं। अगर एक रे पास कर रहे हैं तो बोलेंगे सिंगल मोड, और आप कई सारी रेस पास कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी मोड। ये तो आपको नाम से क्लियर हो गया ना, इतना तो हो गया। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर होता है और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होता है। आपके फर्दर डिवाइड होते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, आपको नाम से पता चल रहा है, देखिए सिंगल मोड मतलब एक रे पास कर रही है स्टेप इंडेक्स में। ठीक, ये हो गया। देन मल्टी मोड मतलब कई सारी रेस पास कर रही है स्टेप इंडेक्स फाइबर में, तो आपका ये इसका क्लासिफिकेशन। और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, मल्टी मोड, ग्रेडेड इंडेक्स, इसमें सिंगल आपका नहीं होता है, सिंगल मोड। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्लासिफिकेशन चार्ट आपको बनाना आना है, और इसको हम लोग फर्दर अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, और वो आपको लिख के आनी पड़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज और सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन मटेरियल। पता है ये ग्लास फाइबर क्या है भैया, मेटल ऑक्साइड से बने होते हैं और सिलिका ग्लासेस से बने होते हैं, तो ऑब्वियसली ग्लास फाइबर से ही बने होंगे। तो ये हो गया हम लोग का। देन प्लास्टिक फाइबर क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक से बना होगा वो प्लास्टिक फाइबर होगा। ये तो चलिए दो पार्ट्स इजी थे। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स। नंबर ऑफ मोड्स वाले बताया आपको, सिंगल मोड फाइबर होता है और मल्टी मोड होता है। सिंगल मोड में आपको क्या होता है, एक ही सिग्नल ट्रांसफर होता है, मतलब एक ही आप लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। तो सर सिंगल मोड फाइबर शोन इन फिगर, या आप फिगर बना के आएंगे। इट हैज स्मॉलर कोर डायमीटर, मतलब जो कोर होता है, मतलब जो उसका वायर होता है, उसका जो डायमीटर होता है, मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, और उसका क्लैडिंग क्या होता है, वो ज़्यादा मोटा होता है, लाइक उसकी डायमीटर ज़्यादा होती है। तो आपका ये हो गया। देन मल्टी मोड क्या होता है, द मल्टी मोड फाइबर इज सोन इन दिस फिगर। आप पहली बात तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए पहले वहाँ पे एक रे इंसिडेंट हो रही थी, यहाँ पे कई सारी रेज इंसिडेंट कर रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। ये आपका कोर पार्ट होता है, जो आपका वायर है, क्लैडिंग इसके ऊपर का पार्ट होता है, और ये ऊपर का जो पूरी लेयर होती है ये आपकी होती है आपका शीथ, है ना। तो आपका ये हो गया। द मल्टी मोड फाइबर शोन इट हैज लार्ज कोर डायमीटर, इसका कोर का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है सिंगल मोड के कंपैरिजन में, मतलब सिंगल मोड में छोटा होता है लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ा होता है। द कोर डायमीटर इज 20 to 100 माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ क्लैडिंग इज 70 to 125। मतलब क्लैडिंग का तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, लेकिन कोर का यहाँ पे ज्यादा होता है, किससे, आपने जो पढ़ा है अभी सिंगल मोड से। तो मल्टी मोड फाइबर अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स फॉर द लाइट रेज ट्रैवलिंग थ्रू इट। तो इसमें क्या है, कई सारे लार्ज नंबर ऑफ मोड्स अलाउ, मतलब लार्ज नंबर ऑफ आप लाइट रेज इंसिडेंट हो सकती हैं। ये आप क्या हो गया, मल्टी मोड फाइबर। अभी तक तो चलिए सब इजी है। थोड़ा सा इसमें हाँ आपको टिपिकल यहाँ से लग सकता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बट स्टिल ये इजी है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए, और ये आप लिख के आएंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। Then step index optical fiber, when the refractive index of core cladding and air in optical fiber vary step by step। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपका जो कोर क्लैडिंग और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप इंडेक्स फाइबर। कोर हैज अ यूनिफॉर्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जो कोर का पर्टिकुलर कोर कलर, जो वायर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब यूनिफॉर्म रहता है ना। एंड द क्लैडिंग हैज आल्सो यूनिफॉर्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो इनका क्या है, दोनों का जो कोर और क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कुछ एब्रप्टली चेंज नहीं होता। देन बेस्ड ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड नंबर ऑफ मोड्स द स्टेप इंडेक्स फाइबर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। आपने पढ़ा ही है कि अभी आपने चार्ट देखा कि अगर आप रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के हिसाब से कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोड के हिसाब से कर रहे हैं, तो स्टेप इंडेक्स फाइबर कितने में, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड में होते हैं और डबल मोड मल्टी मोड में होते हैं।
तो सिंगल मोड में बताता है आपको एक, इसमें क्या है सिमिलरली लगेगा आपको, बस एक सिग्नल पास होगा सिंगल मोड में, मल्टी मोड में आपके कई सारे सिग्नल पास होंगे। तो इस समझ में आ रहा है आपको, स्टेप इंडेक्स में होता है स्टेप बाय स्टेप आपके तीनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बढ़ रहे हैं, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो दोनों का कोर और क्लाइडिंग क्लाइडिंग का आपका यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। उसके फर्दर पार्ट्स कितने होते हैं, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। हम लोग इनको पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर हैज अ कोर डायमीटर, इसकी कोर डायमीटर कितना होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्लाइडिंग 50 to 125 मीटर। द कोर हैज हायर यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दैन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी कोर की क्या जो यूनिफॉर्म मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है दैन द क्लैडिंग, मतलब कोर की वैसे भी आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ही होता है, तो वही चीज लिखी है कि जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक सिग्नल पास हो रहा है, एक आपका जो है लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो मतलब ये क्या कह रहा है, ये सिंगल मोड को बता रहा है कि भाई देखिए सिंगल मोड है मेरा, एक ही लाइन है, और एक और हो गया आपका क्लैडिंग हो गया। तो ये आपका हो गया स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर। जब हम लोग पढ़ते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे, तो द सिंगल मोड फाइबर कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन, सिर्फ देखिए एक मोड ऑफ प्रोपगेशन है। सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, अब भाई एक है तो आपका ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी, तो आप लॉन्ग जो आपको अगर ट्रांसमिशन करना है किसी भी सिग्नल का, उसमें ये काम आएगा, सच एज टेलीफोन लाइंस, वाईफाई के लिए भी। फैब्रिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, तो इसका जो मतलब भाई देखिए अब इसमें एक वायर है, ठीक है, एक ही आपकी लाइटें पास कर रही है, तो इसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, अदरवाइज इसका मतलब हैंडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो इस वजह से फैब्रिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। ये आपका इसका हो गया। देन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर क्या होता है, अब आपने देखा स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड में क्या होता है कि आपका एक रे पास होती है, यहाँ पे देखेंगे आपके मल्टीपल रेस पास हो रही है, बाकी सब चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या है मल्टीपल रेस पास हो रही हैं। तो इन स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर द कोर हैज अ मच लार्जर डायमीटर देयरफॉर मोर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कई सारे मोड होते हैं, मतलब कई सारी रेस होती हैं, तो इसमें क्या है कई सारी लाइट मतलब ट्रांसमिट हो सकती है, ये चीज बता रहे हैं। अ टिपिकल स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर हैज अ कोर डायमीटर, कोर की कितनी डायमीटर 50 to 200 माइक्रोमीटर, एंड एन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ क्लैडिंग 125 to 300 माइक्रोमीटर। एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो आप ये तो याद रखेंगे कोर की कम होती है और क्लैडिंग की ज्यादा होती है डायमीटर, ऑब्वियसली ये तो मतलब एक कॉमन सेंस है, तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कोर की हमेशा कम होती है और क्लैडिंग की ज्यादा होती है। इट हैज अ कोर मटेरियल विद यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अ क्लैडिंग मटेरियल लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैन दैट ऑफ कोर, मतलब कि कोर का जिसका मटेरियल होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जो क्लैडिंग का होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से, ये आपको पता ही है, ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा होगा क्लैडिंग से, और क्लैडिंग का कम, क्योंकि डेंसर से रेयर जाना है, बिना इसके भैया टीआईआर नहीं हो सकता और बिना इसके सिग्नल पास नहीं हो सकता। तो हम लोग कई कंडीशन तो रहेगी कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम होएगा क्लैडिंग से हर एक मतलब फाइबर के लिए, तो जितने ही पार्ट होंगे आप उसमें ये लाइन लिख सकते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है मल्टी मोड की, तो द मल्टी मोड कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज इजी, इसमें क्या है प्रोपगेशन ऑफ लाइट थोड़ी इजी है, क्योंकि इसमें कई सारे सिग्नल हैं तो इसमें ज्यादा ज्यादा लाइट जा सकेगी, इजीली जा पाएगी। द फैब्रिकेशन इज लेस डिफिकल्ट दैन सिंगल मोड, क्योंकि इसमें कई सारे वायर्स होंगे कई सारे सिग्नल्स जाएंगे, तो इनका फैब्रिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है इन कंपेरिजन टू अगर वन सिग्नल जा रहा है, क्योंकि वन सिग्नल बीच में ब्रेक हुआ तो सारी इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगी, बट यहाँ पे कई सारे सिग्नल है। द फाइबर इज नॉट कॉस्टली, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, अब इसमें कई सारे होते हैं सिग्नल्स, तो इसमें क्या है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होते हैं। हम लोग बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ये आप पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इफ द कोर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसमें जो आपका स्टेप इंडेक्स था उसमें आपका क्या था कि यूनिफॉर्म था आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा था या घट रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोर है वो नॉन यूनिफॉर्म है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर का। दैट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो इसका कोर है यहाँ सेंटर से इसका जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, मतलब थ्रू आउट द क्लैडिंग, मतलब यहाँ से डिक्रीज करते हुए जाएगा क्लैडिंग पे। तो द टुवर्ड्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेस द फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, द क्लैडिंग हैज यूनिफॉर्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म है, बट क्लैडिंग का जो है वो आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्लैडिंग का चेंज नहीं हो रहा है, बस कोर का क्या है कि आपके सेंटर से जब आप जा रहे हैं तो सेंटर से डिक्रीज हो, सेंटर में मैक्सिमम है और यहाँ पे जाके डिक्रीज हो रहा है क्लैडिंग इंटरफेस पे, मतलब जहाँ पे क्लैडिंग को मीट कर रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लैडिंग का इंटरफेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कोर का नहीं, क्लैडिंग का जो यूनिफॉर्म है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और जो कोर का है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस डेफिनेशन को आप लिख के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं इसमें। द कोर एंड क्लैडिंग डायमीटर्स आर अबाउट 50 माइक्रोमीटर टू 70 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। अब आप देखिए आपको जो डायमेंशंस है आपको अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप एक रफ एस्टिमेट ले लें, और अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप वहाँ पे मत लिखें, क्योंकि आप गलत डेटा लिखें उससे अच्छा आप ना लिखें उस डेटा को। तो आप इस चीज़ को पढ़ें इन डायमेंशंस को, बट अगर ना याद हो रहा हो कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
देन हम लोग पढ़ते हैं द लाइट रेज प्रोपगेट थ्रू इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रेज और हेलिकल रेज, दे डू नॉट क्रॉस द फाइबर एक्सिस एट एनी टाइम एंड आर प्रोपगेटिंग अराउंड द फाइबर एक्सिस इन हेलिकल और स्पेरिकल मैनर। मतलब बता रहे हैं कि इसमें लाइट रेज जो है, अभी तो हम लोग देख रहे थे ऐसे मतलब पास हो रही थी, बट इसमें क्या हेलिकल मैनर्स में, हेलिकल मैनर क्या होता है, ये इस तरीके का जो शेप बनता है, मतलब जो आपने डीएनए का भी कभी शेप पढ़ा हो तो उसमें हेलिकल होता है। हेलिक्स मतलब कि एक तरीके से मतलब ऐसे वेव्स टाइप के फॉर्म्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इसमें आपका ये जो क्लासिफिकेशन है आपका ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, इसकी रेज जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसका जब बनाएंगे तो आप ग्राफ ऐसे इसको कर्व टाइप में बनाएंगे, तो ये आपका इसमें इसकी तरीके से सिग्नल पास होते हैं। इन कंपैरिजन टू आप अगर आप पीछे देखें तो पीछे आपके इसमें जो अदर हैं इनमें देखिए आपके इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म बना रहे हैं, बट यहाँ पे आपका क्या है कि आपका यहाँ पे कर्व फॉर्म बन रहा है, हेलिकल शेप बन रही है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होता है, हेलिकल शेप्स बनती हैं। देन इनके इंडेक्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे हम लोग को। तो सबसे पहले स्टेप इंडेक्स के पढ़ेंगे हम लोग, स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इनको इजी टू मैन्युफैक्चर है भैया, मतलब स्टेप इंडेक्स है और आपको पता है मल्टी मोड है, तो इनमें ज़्यादा बनाने खर्चा नहीं, क्योंकि मल्टी मोड सिंगल मोड में तो खर्चा होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है ईजी बनाने में और थोड़ा सा सस्ता ही पड़ जाता है। तो रिलेटिवली ईजी टू मैन्युफैक्चर एंड चीपर देन अदर टाइप्स। अब इनके लार्जर लेयर मतलब इसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होता है। आपको अभी पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होता है, मतलब कि इसमें जो लाइट रेज हैं अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एक्सेप्ट करती हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली वही होता है कि कितनी आप मैक्सिमम लाइट रे अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव लॉन्गर लाइफ टाइम देन लेजर डायोड्स, तो इनकी जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होती है लेजर डायोड से। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इनका जो मल्टीमोड फाइबर इनकी लोअर बैंडविड्थ होती है, ठीक है, बैंडविड्थ थोड़ा कम होता है। देन हाई डिस्पर्सन, डिस्पर्सन एक तरीके से लॉस है, मतलब जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स हो जाती हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो आप मान लीजिए आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपकी स्कैटर हो गई, तो हो सकता है आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बिखर जाए, तो इसका हाई डिस्पर्सन होता है, जो डिसएडवांटेज है, लॉस है। स्मेयरिंग ऑफ सिग्नल पल्स, तो इस तरीके से आपके इसके डिसएडवांटेज हो गए और एडवांटेज हो गए। देन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर पे आते हैं हम लोग, स्टेप इंडेक्स पढ़ लिया, ग्रेडेड इंडेक्स में आते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिस्पर्जन लो है, मतलब क्या जो इसका लॉस है वो कम है, डिस्पर्स नहीं होता जल्दी। बैंडविड्थ इज ग्रेटर दैन स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा, बैंडविड्थ मतलब कि कितने ज़्यादा सिग्नल एक्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, कितने ज़्यादा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हो, ये सब चीज़ें जो है ये इसमें ज़्यादा है, बैंडविड्थ उसकी ज़्यादा है। इजी टू कपल विद ऑप्टिकल सोर्सेज, तो इसको ग्रैंड जो हम लोग का ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है उसको हम लोग दूसरे ऑप्टिकल सोर्सेज के साथ इजीली हम लोग अटैच कर सकते हैं इन रादर दैन स्टेप इंडेक्स फाइबर को। तो आपके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटी देती है तो एक्सपेंसिव होगी ऑब्वियसली, और उसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ सिंगल मोड ओवर मल्टी मोड। सिंगल मोड में आपको पता है कि एक सिग्नल पास होता है, मल्टी मोड में आपके कई सारे सिग्नल पास होते हैं, क्योंकि क्या इनके मेरिट्स और डिसमेरिट्स हैं। तो नो डिस्पर्सन इन सिंगल मोड फाइबर ड्यूरिंग प्रोपगेशन, वाइल मोर डिस्पर्सन मल्टी मोड, मतलब जो डिस्पर्सन होता है सिंगल मोड में बहुत मतलब नेग्लिजिबल होता है, बट मल्टी मोड फाइबर में डिस्पर्सन लॉस होता है, मतलब कि जो बिखर जाती है लाइट, तो सिंगल मोड में तो नहीं होता इतना, लेकिन मल्टी मोड में होता है। इट प्रोपगेट्स द सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो आपको पढ़ा ही था आपने अभी कि जो सिंगल मोड होते हैं, एक सिग्नल होता है तो आप इजीली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेज सकते हैं, बट मल्टी मोड में क्या हो, कई सारी इन्फॉर्मेशन बीच में ही रह जाएगी। तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर शॉर्टेड, इट इज़ सुटेबल फॉर शॉर्टेड डिस्टेंस क्या मल्टी मोड, और अगर आपका सिंगल मोड है मतलब एक ही सिग्नल है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में आराम से भेज सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। देयर इज लेस एटेन्यूएशन इन द सिंगल मोड, एटेन्यूएशन मतलब ये भी एक लॉस होता है कि आपका जो इंटेंसिटी लॉस होता है, जैसे आपकी मान लीजिए रेज की ऐसी इंटेंसिटी है, आगे जाके छोटी सी इंटेंसिटी हो जाएगी, मतलब उसका जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो आपका स्टेप इंडेक्स होता है उसमें लेस एटेन्यूएशन होता है, मतलब उसका लॉस कम होता है इन कंपैरिजन टू मल्टी मोड। मल्टी मोड में लॉस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि दोनों में जो लॉस होते हैं वो मल्टी मोड में ज़्यादा है, और स्टेप जो आपका सिंगल स्टेप है उसमें आपके कम होते हैं। देन आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल मोड फाइबर ओनली वन मोड कैन प्रोपागेट थ्रू द फाइबर, अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स और पाथ फॉर द लाइट रेज में पास थ्रू द फाइबर, इसमें क्या है कई सारे मोड्स पास होते हैं। द कोर हैज स्मॉलर डायमीटर एंड डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर एंड क्लाइडिंग इज वेरी स्मॉल। अब क्या है इसमें आपको पता है कोर का जो स्मॉल डायमीटर है वो कम होता है, और डिफरेंस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा है, केवल कोर और जो क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो वेरी स्मॉल। देन अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स, ये आपने पढ़ ही लिया। द कोर डायमीटर इज लार्ज एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड क्लाइडिंग इज लार्जर देन सिंगल मोड, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंस थोड़ा कम होता है बट इसके कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका जो कोर और क्लाइडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस आपको ये पॉइंट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो किस में ज़्यादा किस में कम होता है। ठीक है, आप इसको पॉज करके वीडियो आप देखेंगे और इसको 2 बार अगर वीडियो देख ली तो समझिए आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने देयर इज नो डिस्पर्जन, तो इसमें क्या है सिंगल स्टेप में आपको बताया था मैंने, कोई डिस्पर्जन लॉस नहीं होता, डिग्रेडेशन ऑफ सिंगल सिग्नल।
और यहाँ पे क्या है, देयर इज मोर डिस्पर्सन। मल्टी मोड में क्या होता है, कई थोड़ा लॉस होता है, ठीक है, काफी लॉस होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल मोड। फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। अब सिंगल मोड में बताया था, आपने पहले भी पढ़ा है कि इसका जो फैब्रिकेशन मतलब बनाने का तरीका है वो थोड़ा कॉस्टली है और डिफिकल्ट भी है। और मल्टी मोड में क्या है, ईजी है और आपका चीपर भी है, इसीलिए द फाइबर कैन कैरी इन्फॉर्मेशन टू लॉन्गर डिस्टेंस। आपने भी पढ़ा है कि भाई जो सिंगल स्टेप होती है वो आप लॉन्गर डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं, और अगर मल्टी मोड है तो आपको उसको शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज करना चाहिए, नहीं तो आपका इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है। सो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नंबर ऑफ मोड्स इन सिंगल एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये कंडीशन क्या होती है भाई सिंगल एंड मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के नंबर ऑफ मोड्स के लिए। सबसे पहले, द कंडीशन फॉर नंबर ऑफ मोड्स इन सिंगल एंड मल्टी मोड फाइबर्स आर डिजिग्नेटेड बाय वी नंबर। तो हम लोग को किससे पता चलता है कंडीशन, मतलब जो कौन कंडीशन देता है, वी नंबर। वी नंबर जिसको हम लोग कट ऑफ पैरामीटर भी बोलते हैं। तो एक तरीके से पैरामीटर आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई कंडीशन कैसे मिलती है, तो आपको वी नंबर से मिलती है, जिसको हम लोग कट ऑफ पैरामीटर भी बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, वी नंबर इज इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा मतलब जो आपकी जो वेवलेंथ है ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ईच टर्म का क्या मतलब है। 2 पाई ए अपॉन लैम्डा वाला वेवलेंथ अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन क्या है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू टू क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको इस फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको एक फॉर्मूला अभी हम आपको डिराइव कराएंगे आगे जाके, लेकिन आपको याद रखना न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला होता है एन ए, वो यही होता है, म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एन ए से, इस पूरे टर्म को। तो 2 पाई ए अपॉन लैम्डा नॉट एन ए। तो आप इससे वी नंबर निकाल सकते हैं, और वी नंबर से आप बता सकते हैं कि ये सिंगल मोड है कि मल्टी मोड है। अब मान लीजिए आपको एक लाइट रे दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है ये सिंगल मोड है कि मल्टी मोड से आई है, कैसे आई है। तो आप कैसे बताएंगे, आपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी, कैलकुलेट करा। अगर आपका जो वी नंबर है लेस देन इक्वल टू 2.405, ये नंबर आपको याद रखना है। अगर आपका लेस देन इक्वल टू 2.405 आता है तो आपको सिंगल मोड फाइबर है, और अगर ग्रेटर देन 2.405 है तो आपको मल्टी मोड फाइबर है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो कंडीशन किससे मिलती है, वी नंबर से। वी नंबर का ये फॉर्मूला होता है। अब इसके ईच टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, वी नंबर इंक्रीज विद न्यूमेरिकल अपर्चर। आपने देखा ही कि भाई देखिए ये न्यूमेरिकल अपर्चर इसके फॉर्मूले में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो ये वी नंबर भी बढ़ेगा, एंड डायमीटर उससे भी रिलेटेड पे होता है, तो उसका डायमीटर बढ़ेगा तो आपका वी नंबर बढ़ेगा। अब आपका जो ए है वो क्या है, रेडियस ऑफ द कोर। 2 पाई ए लिखा है वहां पे, जहाँ पे देखिए आपने फॉर्मूला देखा ना 2 पाई ए, तो यहाँ पे ए क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द फाइबर। तो रेडियस ऑफ द कोर। लैम्डा नॉट क्या है, ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, जो उसकी वेवलेंथ है लाइट वेव की। म्यू वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल, मैंने बताया था आपको। म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल। एन ए क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपको मतलब बहुत कई बार पूछी गई हैं। पहली बात तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं, बट इसको कई बार पूछा गया है कि ये इनकी डेफिनेशन दो दो नंबर पे आ जाती हैं। तो व्हाट यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। तो इसी तरीके से आपको सारे उसमें पैरामीटर्स आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, उनके एक्सप्रेशन भी बताएं। एक्सप्रेशन मतलब उनकी डेरिवेशन भी कह सकते हैं आप। तो आपको ये करना है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखेंगे। क्रिटिकल एंगल को बताए थे मैंने, क्रिटिकल एंगल इज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल विल बी 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम। मतलब है जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उस पे उस समय जो आपका इंसिडेंस एंगल होता है उसको आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि आपका इस तरीके से आप जब दिखाएंगे तो आप बेसिक डायग्राम भी बना सकते हैं। आपने एक दिखाई वहाँ पे, जो मैंने पहले आपको डायग्राम दिखाया था, आपने दिया क्रिटिकल एंगल पे, तो आपको जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्रिटिकल एंगल इज पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल विल बी 90 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल तो क्लियर हो गया कि भाई अगर रिफ्रैक्शन एंगल हम लोग का 90 डिग्री है तो उस समय पे जो हम लोग का इंसिडेंट एंगल होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल हम लोग अब नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे बना रही है माई फाइबर एक्सिस के साथ, और और उसको एक्सेप्ट कर रही है हम लोग की फाइबर ऑप्टिक। मतलब कि अब देखो हर एंगल से अगर आप तुम लाइट रे डालोगे तो फिर तो नहीं इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट हाँ, जो आपका मैक्सिमम एंगल होगा जिस पे आपको लाइट रे इंसिडेंट करेंगे और अंदर ये प्रोसेस होगा और प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग होगी, उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। सो द एंगल थ्रू विच द लाइट रे incidents on the optical fiber and it accepts it is known as acceptance angle. Acceptance angle is the maximum angle that incident light ray can make with the fiber axis so that light ray will propagate through the fiber by total internal reflection within the core. तो ये हम लोग का आप डायग्राम बना देंगे और ये डेफिनेशन लिख देंगे। देन एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है भाई, देखिए अगर कई सारी लाइट रे इसमें इंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है, और ये आपका आई मैक्स है, आई मैक्स से ही आप प्रेजेंट करते हैं अपने एक्सेप्टेंस एंगल को।
तो इफ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल आर कंसीडर एट सेम टाइम, अगर एक ही टाइम पे आपने कंसीडर करी तो आपको एक कोन टाइप की शेप फॉर्म मिलेगी यहाँ पे, कि आपके कई सारी रेज अगर आप पे एक टाइम पे ही आप देखेंगे और एक्सेप्टेंस एंगल पे अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यहाँ पे मीट कर रही होंगी, तो ये आपका कोन टाइप का फॉर्म बनाएंगी। तो इफ ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल आर कंसीडर एट सेम टाइम वी गेट अ कोन करस्पॉन्डिंग टू द सर्फेस नोन एज एक्सेप्टेंस कोन। तो एक्सेप्टेंस कोन मिल जाएगी। इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स, आई मैक्स मतलब जो होता है ये आप एक्सेप्टेंस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका हो गया। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल अपर्चर डिटरमाइंस द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर। बेसिकली कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी फाइबर ऑप्टिक एक्सेप्ट करेगी, है ना, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट उसके अंदर जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेरिट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सो इट इज एज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द फाइबर। वही कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एक्सेप्ट करेगी फाइबर। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। न्यूमेरिकल अपर्चर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब कि साइन ऑफ आई मैक्स, है ना। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन बढ़ते हैं हम लोग इसकी एक्सप्रेशन पे। तो एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेप्टेंस एंगल इन न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हम लोगों ने क्या करा, म्यू नॉट म्यू वन म्यू टू लेट करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कोर एंड क्लैडिंग। तो ये म्यू म्यू नॉट हो गया, ये आपका म्यू वन हो गया, ये म्यू टू हो गया, कोर का म्यू वन, क्लैडिंग का म्यू टू और इसका म्यू नॉट। अब देखेंगे आप यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे पॉइंट ए पे। तो यहाँ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किस मीडियम में जा रही, म्यू वन में, और के कहाँ से जा रही, म्यू नॉट से। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट। ठीक। अब आप यहाँ क्या करेंगे, साइन आई को रोके रहेंगे, साइन आर को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन आई इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन आर। अब आप यहाँ से देखेंगे ये एंगल आर है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो जो एंगल आर होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा दी, तो आर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल 90 एक थीटा है, तो आर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग पुट कर देंगे आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू वन अपॉन म्यू नॉट साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्या इक्वेशन बनी फाइनली, साइन आई इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने यहाँ पे कॉस थीटा लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या बन गई, साइन आई इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये तो जनरलाइज हो गया, बट अगर एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है तो वो मैक्सिमम होता है, तो हम लोग आई की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई मैक्स, और यहाँ पे थीटा की जगह रख देंगे थीटा सी। थीटा सी क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो आपको पता है जब आई मैक्स कब होगा, मतलब एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा, जब हम लोग का इसमें क्रिटिकल एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो वही हम लोग का थीटा इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा और आई इक्वल टू आई मैक्स हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में आप बस ये पुट कर दीजिए, आई की जगह आई मैक्स और थीटा की जगह थीटा सी। तो साइन आई मैक्स इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट बी हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, एट पॉइंट बी हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, म्यू वन से म्यू टू जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप उसमें, तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, क्योंकि इंसिडेंस एंगल आपका थीटा सी हो गया है अब, क्योंकि आपका देखिए ये एंगल आपने पहले यहाँ पे इंसिडेंस करी थी तो ये थीटा हो गया था, तो अब यहाँ पे इसके लिए थीटा सी, तो ये थीटा सी आपका इंसिडेंस एंगल हो गया, और रिफ्रेक्टेड एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। आपको पता है कि भाई अगर आपका क्रिटिकल एंगल है तो आपका इंसिडेंस, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो ये हो गया साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। आपने ये लिख दिया। देन इसके बाद क्या करा, आपको पता है साइन 91 होता है, तो साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी वन। ये आपको रिलेशन मिल गया। अब आपको देखो यहाँ पे इस इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा सी है, यहाँ पे साइन थीटा सी है, तो आप इसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो साइन आई मैक्स इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू नॉट वन माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू वन स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और म्यू नॉट एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, साइन आई मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको क्या है कि आपको पता है कि एक मैंने बताया था अभी रिलेशन की, जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो साइन ऑफ आई मैक्स मतलब एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो मतलब कि न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला क्या हो गया, एन इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये। देन एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है, तो आई मैक्स इससे निकालेंगे, कैसे आएगा, साइन को उधर भेज दीजिए, तो आई मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। इस पे बेस्ड आपके कुछ बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, और ये आपको पूरा याद रखना बहुत ईजी है। पहले आपको पॉइंट ए में इंडेक्स में आपको पॉइंट ए में लगा लें स्नेल्स लॉ, देन आपको यहाँ पे थीटा की जगह थीटा सी और आई की जगह आई मैक्स रखना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है बी पे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, दो फॉर्मूला मिल जाएंगे।
अब एक और रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल अपर्चर एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो आपको ये हो गया, फ्रैक्शनल इंडेक्स चेंज जो होता है ये आपको रिप्रेजेंट किससे होता है, डेल से। इसका फॉर्मूला होता है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन। म्यू वन क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू टू क्या होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एन ए का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाला, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू टू क्या होता है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब फ्रॉम वन एन इक्वल टू दिस, तो अब म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। ये आपका स्क्वायर नहीं हो गया, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन प्लस म्यू टू हो जाएगा। देन इतना लिखा आपने, देन आपने क्या करा, टू म्यू वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा आपने। क्यों करा अभी आप देख लेंगे, क्योंकि म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन करा आपने इसको, है ना। ये म्यू वन आपने इसके साथ ले लिया और टू इसके साथ ले लिया। तो आपने अब क्या करा, जो जब इसके साथ लिया तो आपने पता है, देखो म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन अभी हमने पढ़ा डेल का फॉर्मूला होता है। तो आपने यहाँ पे डेल लिख दिया, मतलब फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, यहाँ पे डेल हो गया। देन म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन टू, अब क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिमिलर है और म्यू वन थोड़ा बड़ा है, तो म्यू वन का वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली म्यू वन के इक्वल आ जाएगी। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन इक्वल टू, इसकी जगह आप लिख देंगे डेल और इसकी जगह लिख देंगे म्यू वन। तो यहाँ पे म्यू वन का स्क्वायर हो गया, अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो म्यू वन हो जाएगा। तो आपकी क्या आ जाएगी फाइनल एक्सप्रेशन, एन इक्वल टू म्यू वन और अंडर रूट में टू टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। तो आपका ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको रिलेशन याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटेन्यूएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। एटेन्यूएशन से आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक इसमें ऑप्टिकल फाइबर, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एटेन्यूएशन क्या होता है, व्हेन सिग्नल्स गाइडेड थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिग्नल इज कॉल्ड एटेन्यूएशन और टोटल लॉस। बेसिकली देखो, आप ऑप्टिकल फाइबर से अपना सिग्नल पास कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लॉस होता है ना, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लॉस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशन। जस्ट लाइक कि आपका पहले इतना बड़ा बड़ा सिग्नल्स में जा रहा था, लाइक जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से आपका ग्राफ जा रहा था। अब आगे जाके जब आउटपुट मिला तो आपको इतने छोटे छोटे कर्व मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो, उसका एम्पलीट्यूड डाउन हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे एटेन्यूएशन। ठीक है, अब इसको किस में मेजर करते हैं, डेसिबल पर किलोमीटर में। तो इट इज मेजर्ड इन डेसिबल पर किलोमीटर। इफ पी आई एंड पी ओ आर द आउटपुट पावर ऑफ एन आउटपुट सिग्नल एट इनपुट एंड आउटपुट एंड्स ऑफ फाइबर केबल हैविंग लेंथ एल। तो आपका ये आपका इसमें फॉर्मूला है, पी ओ इक्वल टू, मतलब पावर एट आउटपुट इक्वल टू पावर एट इनपुट ई की पावर माइनस अल्फा एल। तो आपको अल्फा क्या है यहाँ पे, एटेन्यूएशन। ठीक है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है, बस आप स्टेटमेंट यहाँ तक दो पॉइंट याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो अल्फा जो होता है, एटेन्यूएशन होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आपके इस पे एक तो न्यूमेरिकल होते हैं तो आप इसको देख लेंगे। अल्फा इक्वल टू माइनस टेन बाई एल लॉग टेन, लॉग बेस टेन, पी ओ अपॉन पी आई, पावर ऑफ आउटपुट, मतलब पावर इन आउटपुट और पावर इन इनपुट। तो आपको इसमें जब निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, डेसिबल पर किलोमीटर में आपका अल्फा आ जाएगा, मतलब कि आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो आपको इससे आप निकाल लेंगे। देन एटेन्यूएशन इज कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉसेस। ये किसकी वजह से होता है, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड बेंडिंग लॉसेस की वजह से। हम लोग का जो नेक्स्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको इसमें अच्छे से लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो अब लोग बढ़ते हैं लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। देयर आर थ्री मेन लॉसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटेन्यूएशन इन सिग्नल। पहला ऑब्जॉर्प्शन होता है, फिर स्कैटरिंग होता है, फिर वेव गाइड होता है। एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉस इज अ मेजर कॉज ऑफ सिग्नल लॉस इन एन ऑप्टिकल फाइबर। आप समझ रहे हैं ना कि लॉस मतलब क्या, कि आपने जब रे पास करी तो पूरी हम लोग को डिजायर्ड जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, कुछ ना कुछ लॉस हो गया, इसलिए हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ना जा पाई हो या ऐसा कुछ। तो क्या है एब्जॉर्प्शन लॉस, क्या है, नाम से ही पता चला कुछ एब्जॉर्ब कर ली गई रेज। तो एब्जॉर्प्शन इज मेजर कॉज ऑफ सिग्नल लॉस इन एन ऑप्टिकल फाइबर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल। एब्जॉर्प्शन इन ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, imperfections in the atomic structure of the fiber material। सपोज दैट जो आपका फाइबर का मटेरियल है कोर का, वो आप में उसमें कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी है, मतलब कुछ स्पेसेस है, मान लो उसका शेप सही नहीं है, तो क्या करें, कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहला रीजन तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉस का। दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक और बेसिक फाइबर मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब क्या है, मान लीजिए आपका जो मटेरियल है ना, वही ऐसा है जो आपको उसकी टेंडेंसी है कि लाइट रे एब्जॉर्ब करने की, तो आपको वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक क्या होता है कि अगर आपका जो कोर का मटेरियल है उसमें आपके कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, है ना, कुछ मिलावट हो गई उसमें, उसकी वजह से अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम लोग का ये तीन कॉसेज होते हैं। पहला कि उसके जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक शेप है उसमें कुछ गड़बड़ हो, इम्परफेक्शंस हो, और अगर उसका मटेरियल ही खराब हो, दूसरी क्या है उसमें इम्प्योरिटीज हो, उसकी वजह से एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये आपके हो गए तीन उसके कॉज। आपको यही एक्सप्लेन करा, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इम्परफेक्शन क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या हो जाता है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो या पीपीटी चाहिए हो तो आप मुझे इसमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको इसमें न्यूमेरिकल भी चाहिए हो तो भी मुझे बता दिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल का बना दूंगा इस पे। हालांकि बहुत इजी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, और अगर ना समझ में आए तो आप बताइए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्कैटरिंग लॉस पे। स्कैटरिंग लॉस क्या होता है? इन ऑर्डर टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ऑफ फाइबर, केमिकल इम्प्योरिटीज आर एडेड, मोर ओवर अनवांटेड केमिकल इम्प्योरिटीज रिमेन प्रेजेंट इन फाइन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन प्रोसेस। स्कैटरिंग बेसिक क्या होता है? लाइट का डिस्पर्स हो जाना, लाइट का फैल जाना। तो मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है लाइट जब डिस्पर्स होती है तो आपको इतना मतलब सही सिग्नल नहीं मिलता है, आउटपुट में आपको उतना सही नहीं मिलता है। और ये किसकी वजह से होता है? कुछ केमिकल इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ याद रखेंगे, ओ एच माइनस इम्प्योरिटी की वजह से जो होता है स्कैटरिंग लॉस होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। These chemical impurities act as scattering centers for light wave and responsible for signal loss। तो इससे क्या होता है? स्कैटर हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं सिग्नल, इस वजह से आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट रेले स्कैटरिंग लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब आपको ये इसमें लिख देना है, क्योंकि ये रेले स्कैटरिंग लॉस, हालांकि कई सारे स्कैटरिंग होते हैं, बट आपको यहाँ पे ये मेंशन करना है रेले स्कैटरिंग लॉस। तो ये रेले स्कैटरिंग लॉस क्या बताता है कि ये आपका लैम्डा पावर 4 इनवर्सली पावर, मतलब 1 लैम्डा पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ये स्कैटरिंग लॉस। तो ये आपका एक हो गया। देन इसके बाद ये इसका वो हो गया स्टेटमेंट, स्कैटरिंग लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4। इट इज ऑब्वियस दैट अ ऑप्टिकल सिग्नल ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ सफर्स मोर स्कैटरिंग लॉस। क्योंकि अगर भाई देखो शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो उसमें क्या है, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसमें बड़ा हो जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ओवरऑल रिजल्ट। तो क्या होगा? इट इज ऑब्वियस दैट ऑप्टिकल सिग्नल ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ सफर्स मोर स्कैटरिंग लॉस देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। अगर ये लैम्डा मैक्सिमम होगा तो आपका स्कैटरिंग लॉस कम होगा। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो आपका स्कैटरिंग लॉस ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपका स्कैटरिंग लॉस कम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देन वेव गाइड लॉस क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक लॉसेस एंड कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग केयर ड्यूरिंग फाइबर डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक लॉस होते हैं, मतलब जो बाहर से लॉसेस हो जाते हैं, कुछ मान लो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इनको हम लोग कैसे फाइबर डिजाइनिंग जब हम लोग बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मतलब मान लीजिए ध्यान रखते हैं कि हाँ उसमें ऐसे लॉसेस ना हो। तो मतलब जब प्रोडक्शन के टाइम पे ध्यान रखते हैं कुछ जैसे बेंड ना हो और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो इसको हम लोग वेव गाइड लॉस बोलते हैं। जैसे कि मैक्रो बेंडिंग लॉस एंड माइक्रो बेंडिंग लॉस। मतलब मैक्रो बेंडिंग मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बेंड कर दीजिए आप अगर ऑप्टिकल फाइबर को, तो आपका सिग्नल सही से पास नहीं होगा। माइक्रो बेंडिंग थोड़ा सा बेंड कर रहा तो उससे कॉज लोकल स्ट्रेस इन कोर, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड केमिकल इंप्योरिटीज। अब आपके उसमें कुछ केमिकल इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से सिग्नल आपके हो सकता है स्कैटर्ड हो जाए, कॉज वेरिएशन इन लोकल डेंसिटी। नॉन यूनिफॉर्म कोर रेडियस। अब भाई आपकी कोर की रेडियस क्या है, कहीं पे मोटी है कहीं पे पतली है, तो उसमें भी तो दिक्कत होगी। मान लीजिए आपका कोर है तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कॉजेस अनवांटेड गाइडेड मोड्स ऑफ लाइट। कनेक्टिंग इश्यूज इन फाइबर्स। अब भाई कनेक्टिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, कॉज लीकेज ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल। एक्सियल डिस्टॉर्शन हो गया। तो ये आपके कुछ हो गया वेव गाइड लॉसेस। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग लॉस। बेंडिंग ऑफ द फाइबर ऑल्सो कॉज एटेन्यूएशन। मैंने अभी ये आपको बताया कि मैक्रो बेंडिंग क्या होता है? द कर्वेचर ऑफ द बेंड इज मच लार्जर देन फाइबर डायमीटर। मतलब मैक्रो कब बोलेंगे, मतलब ज्यादा बेंडिंग क्या किसके रिस्पेक्ट में? तो ज्यादा बेंडिंग जब आपके फाइबर के डायमीटर से ज्यादा आप उसको बेंड कर दें। तो मतलब जो आपका फाइबर का डायमीटर है आपने देखिए उससे ज्यादा बेंड कर दिया तो आपको ये मैक्रो बेंडिंग हो जाएगा। ठीक है। तो एंड इसके बाद आपका माइक्रो बेंडिंग आता है। तो माइक्रो बेंडिंग लॉस इज अ लॉस ड्यू टू स्मॉल बेंडिंग। अब थोड़ा सा बेंड कर दिया, देखिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा बेंड कर दिया तो आपका माइक्रो बेंडिंग हो गया। in which either the core or cladding undergoes the slight bends at its surface। इट इज ऑल्सो due to the मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में थोड़ा सा उसमें कर्व आ गया हो, तो इस वजह से आपका माइक्रो बेंडिंग होता है लॉस। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्जन इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो देयर आर थ्री मेन मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्जन इन फाइबर। इंटरमोडल डिस्पर्जन और मल्टीमोड डिस्पर्जन बोलते हैं। इंट्रामोडल डिस्पर्जन और मटेरियल डिस्पर्जन और वेव गाइड डिस्पर्जन। अब आपको क्या डिस्पर्जन क्या होता है कि मान लीजिए आपकी लाइट रे सेम टाइम पे एंटर कर रही है, बट जो उसका आउटपुट का टाइम है वो डिफरेंट है ना? हो सकता है कि आपका लाइट रे जो सेम टाइम में एंटर कर रही है ऑप्टिकल फाइबर में, बट जो निकल रही है वो डिफरेंट टाइम पे निकल रही है। तो मतलब क्या वो भी एक तरीके से लॉस ही मानेंगे आप, क्योंकि आपका सही से सिग्नल आपको नहीं मिल रहा। तो आपको ये डिस्पर्जन होता है। पहले टाइप का क्या होता है? इंटरमोडल डिस्पर्जन और मल्टीमोड डिस्पर्जन। तो दिस काइंड ऑफ डिस्पर्जन अराइज बिकॉज डिफरेंट गाइडेड मोड्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटी। क्योंकि भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी, है ना? अब अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, तो एक लाइट रे पहले निकल जाएगी, एक बाद में निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा आपका कि आपको इसमें एक डिफेक्ट, एक तरीके से इसको बोलेंगे डिस्पर्जन, कि आपने इनपुट तो देखिए सेम टाइम पे दिया बट आउटपुट आपको डिफरेंट टाइम पे मिला। तो आपका क्या है? इंटरमोडल डिस्पर्जन। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे लैम्डा वन लैम्डा टू डिफरेंट है। तो ये हो गया। देन इंट्रामोडल डिस्पर्जन और मटेरियल डिस्पर्जन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिस्पर्जन अराइजेस ड्यू टू मटेरियल ऑफ फाइबर। अब पहले जो था वो तो प्रॉपर्टी उसकी मटेरियल की नहीं थी, बट ये क्या है? इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से है। तो जस्ट लाइक अगर मटेरियल ही खराब हो तो इस वजह से आपका इंट्रामोडल डिस्पर्जन होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल वेरीज विथ वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल है, मान लीजिए कोर है आपका, तो वो वेरी कर रही है वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ। मान लीजिए एक लैम्डा, हमने एक लैम्डा वन की लाइट रे इसमें इंसिडेंट कराई और एक लैम्डा टू की। तो क्या है, दोनों में उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग ट्रीट हो रहा है।
ऐसा होता है कि कोर मटेरियल मान लीजिए जो है, तो उसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ट्रीट करे। इस वजह से क्या है आपका इंट्रामोडल डिस्पर्जन होता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि लाइट रे जो निकलती है वो सेम टाइम पे नहीं निकल पाती है। The refractive index of core material varies with wavelength of light waves. Same fiber material offers different refractive index to light waves of different wavelength. वही मैंने बताया कि different refractive index हो सकते हैं light waves और different wavelength के लिए। Hence the light of different wavelengths travel with different velocities. तो आपका ये हो गया। द शॉर्टर वेवलेंथ वेव ट्रेवल स्लोअर देन द लॉन्गर वेवलेंथ वेव, है ना। तो इसमें बताया कि अगर आपकी वेवलेंथ कम है तो वो आपकी धीरे चलेगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपका वो देर से चलेगी। देर से चलने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वेवलेंथ कम है तो आपको क्या करेगी, वो देर से निकलेगी, मतलब आउटपुट उसका बाद में आएगा, और जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी वेव वो पहले निकल जाएगी। बेसिकली देखो डिस्पर्जन जितने भी केस के हैं उसमें यही है कि इनपुट आपका सेम टाइम पे जा रहा है, बट आउटपुट में सिग्नल्स क्या है वो मतलब पहले कोई आ रहा है फिर उसका दूसरे बाद में आ रहा है, कोई एक टाइम पे नहीं निकल रहा है। इस वजह से क्या है एक तरीके से लॉस ही है, क्योंकि आपका सेम टाइम पे सारे सिग्नल नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो आपका ये हो गया अ नैरो कंसिक्वेंटली अ नैरो पल्स कंटेनिंग डिफरेंट लाइट वेव्स गेट्स ब्रॉडेंड एज इट ट्रेवल्स अलोंग द कोर ऑफ फाइबर। सो ये हो गया वेव गाइड डिस्पर्जन। अब क्या है, इट अराइजेज ड्यू टू फाइबर डिजाइन लाइक कोर ऑफ रेडियस। ये किस वजह से है, लाइक अगर जो रेडियस है उसकी कोर की, उसकी वजह से, तो उसमें जो डिजाइन हुई उसमें प्रॉब्लम जो हो जाती है उसकी वजह से वेव गाइड डिस्पर्जन होता है। दिस डिस्पर्जन लिमिट्स द बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल। द डिजाइनिंग पैरामीटर ऑफ अ फाइबर आर रिलेटिव इट्स वी नंबर। वी नंबर का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वी इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन लैम्डा नॉट। 2 पाई ए, यहाँ पे ए क्या है आपका रेडियस हो गया, और 2 पाई अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट क्या हो गया आपका ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, और एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर आपने पढ़ा, ये होता है न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन ए से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका वेव वी नंबर का। तो ये हो गया। देन आपको अभी ये भी बता चुका हूँ कि v लेस देन इक्वल टू अगर 2.405 होता है तो सिंगल मोड फाइबर होता है, और ग्रेटर देन 2.405 होता है तो मल्टी मोड फाइबर होता है। हायर द वैल्यू ऑफ Na एंड लार्जर द डायमीटर गिव्स राइज टू द अनडिजायर्ड मोड्स ऑफ लाइट। बेसिकली अगर आपकी जो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और डायमीटर बढ़ता है तो इसका मतलब वी नंबर बढ़ेगा। इसके वजह से क्या है, कुछ अनडिजायर्ड मोड आपको मिलेंगे, मतलब कुछ नहीं आप चाहते नहीं बट वो मोड्स आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हाउ एवर सिंगल मोड फाइबर्स आर डिस्पर्जन लेस और डिस्पर्जन फ्री। तो जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं उसमें डिस्पर्जन लॉस नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपको सिंगल मोड है तो आपकी देखिए, सिंगल मोड है तो आपकी एक ही लाइट रे जा रही है, तो बाद में निकलने कोई फायदा मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए कई सारी रेज हैं तो हो सकता है एक पहले निकल जाए एक बाद में निकल जाए, बट अगर सिंगल स्टेप है, सिंगल मोड है, तो आपको क्या होगा, एक ही रे है तो एक ही टाइम पे निकलेगा। तो ये हो गया बिकॉज ऑफ द स्मॉलर डायमीटर ऑफ कोर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फाइबर। नंबर ऑफ गाइडेड वेव्स, अब हाँ ये काम आ जाता है कि आपको वी नंबर से नंबर ऑफ गाइडेड वेव्स और मोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका क्या मोड है। तो आपको उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपका स्टेप इंडेक्स है ना, स्टेप इंडेक्स मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, तो आपका क्या है फॉर्मूला, एम इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। वी स्क्वायर बाई टू मतलब जो वी नंबर है उसको स्क्वायर करके डिवाइड बाई टू करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो नंबर ऑफ गाइडेड वेव्स। और अगर आपका मान लीजिए ग्रेडेड इंडेक्स है, मतलब कि आपका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपका क्या है, एम इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4, इस फॉर्मूले से आपका निकले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो लेजर पे बनाएंगे, तो हम लोग की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, पार्ट 2 होगा वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसके यूनिट के नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के लिए चलिए बाद में मिलते हैं आपसे, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।